नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। जून में जलजला आया था, जुलाई में तबाही मची है। अभी मानसून की पहली दस्तक है। आधा भारत बाढ़ से बेहाल हो गया है। शहर झील बन गए हैं, गाड़ियां चलती चलती तैरने लगती हैं। यूपी के ज्यादातर जिलों में ऐसा ही हाल है, क्योंकि शहर हो या गांव हो, जरूरी है ना हो। ये रिपोर्ट देखिए और बाढ़ से जूझ रहे उन लोगों की पीड़ा को समझिए जिनके लिए अब बाढ़ लाइलाज बीमारी बन गई है। जान उस वक्त हलक में आ गई जब आगरा से इटावा रवाना हुई रोडवेज बस मैनपुरी फाटक के अंडरपास में फंस गई। कुछ ही देर पहले बारिश हुई थी, जिससे अंडरपास में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया था, जो धीरे धीरे बस में भर गया। पूरे 2 घंटे 20 मिनट तक बस पानी में डूबी रही और मदद का इंतजार करती रही। और काफी देर के बाद प्रशासन हरकत में आया। फिर शुरू हुआ बस को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से रस्सी बांधकर बस को बाहर निकाला गया। यूपी के लिए बाढ़ किसी विभीषिका से कम नहीं है, लेकिन इस आपदा में लोग अगर अवसर तलाशें तो सवाल उठने लगते हैं। ये वीडियो शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य राजेश कुमार को स्ट्रेचर पर बैठाकर पानी से बाहर निकाला जा रहा है। कपड़े बाढ़ के पानी में न भीग जाएं, इसलिए प्रिंसिपल साहब स्ट्रेचर पर बैठे हैं। 4 कर्मचारी उन्हें पानी में खींच रहे हैं। जरा सोचिए, अपने कपड़े बचाने के लिए प्रिंसिपल ने कर्मचारियों को पानी में उतार दिया, लेकिन जब प्रिंसिपल साहब को लगा कि लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं तो नजर चुराने लगे। इस वक्त पूरा शाहजहांपुर शहर बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा लगता है कि शहर नहीं, कोई झील है। तस्वीरें शाहजहांपुर के अजीजगंज से बरेली मोड़ की हैं। शाहजहांपुर में खन्नौर और गर्रा नदी के पानी ने बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा कर दी हैं और शहर के अंदर पानी घुस गया है। हमारी मौजूदगी फिलहाल जो अजीजगंज से बरेली मोड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी भर गया है और जिसके बाद जो इंटर कॉलेज से लेकर तमाम जो दूसरे कॉलेज हैं वो भी एक तरह से डूब गए हैं और लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है और इस ट्रैक्टर के सहारे लोग इस पूरे एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। और किस तरह की सहायता आप कर रहे हैं? बस खाना जो बांट रहे हैं और लोगों को निकाल रहे हैं यहाँ से। शुल्क सेवा है या फिर कुछ पैसे ले रहे हैं? नहीं, पैसे कुछ नहीं। शाहजहांपुर में गर्रा नदी तबाही मचाए हुए है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। कई जगह तो हालात इतने खराब हैं कि खाने पीने तक का सामान नहीं मिल पा रहा है। लोगों को जान मुश्किल में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से गड्ढे में जो एक परिवार है वो गिर गया है और ये बाढ़ वाला पानी और इसकी रफ्तार आप देखिए कितनी ज़्यादा तेज थी और जिसकी चपेट में ये बाइक चालक आ गया और जिसके बाद जो गाड़ी है वो भी इस पानी के बहाव में गिर गई है और अपना बैलेंस जो है वो नहीं संभाल पाए। चूँकि ये मोड़ है और मोड़ वाले हिस्से पर जो गड्ढा है वो बना हुआ है और इतना ज़्यादा पानी है कि इस गड्ढे के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और जिसके बाद कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर हो गई है। लेकिन तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अभी फ़िलहाल मदद के लिए पहुँचे हैं और बाइक को निकालने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं शहर के अंदर की वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं और कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर जो समतल ज़मीन है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है और जिसके चलते कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं वो भी हो रही हैं। राप्ती नदी में बढ़ता जलस्तर और नेपाल से छोड़े गए पानी ने बलरामपुर को निशाना बनाया है। यहाँ शहर से गांव को जोड़ने वाली पूरी सड़क पानी में डूब गई है। तस्वीरों में सिर्फ पुलिया ही नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
सबसे ज्यादा मुश्किल स्कूल जाने वाले बच्चों को आ रही है। हालांकि बीते 2 दिनों से जलस्तर में कमी आई है, लेकिन जलभराव में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हैं कितने दिन से बाद? अरे 2-4 दिन हो गए, 1 हफ्ता। अच्छा, शासन द्वारा कुछ राहत सामग्री आप लोगों को दिया गया? वे तो कुछ नहीं मिला। गांव में कितना पानी है? गांव में कमर कमर बराबर। सबके घर में पानी है? सब लोग कहाँ हैं? सब रोड पे हैं, कहूँ है। बाढ़ का पानी शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत और बरेली तक तांडव मचाए हुए है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को आ रही है, जिन्हें रास्ता न मिलने के चलते कई किलोमीटर तक चारपाई लेकर पानी के बीच से जाना पड़ रहा है। तस्वीरें बरेली की हैं। ये आंध्र प्रदेश काम करने गया मजदूरी का। हाँ। तो वहाँ एक कंपनी थी, उसमें नमक का पानी खोल रहा था। ये धोखे से किसी वजह से उसमें गिर गया, तो कुछ दिनों उसकी वहाँ इलाज चली। फिर वो ठेकेदार ने पैसे उसे तो दिए नहीं, उसको वो भी ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, उसकी वजह से उसके साथ छुट्टी करवा के लाए, तो उसे बरेली इलाज कराया। बरेली इलाज करने बाद में आज छुट्टी पे आया। ये छुट्टी पे आए तो एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस नकटी नारायणपुर तक आया। हमारे गांव का रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ से, तो फिर वहाँ से चारपाई से लाना पड़ता है। उधर प्रशासन बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है, जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। लगातार राहत कार्य गतिमान है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, बाढ़ पीएसी, ये सारे लोग तैनात हैं। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पे भी नाव लगा करके लोगों को अपने घरों से निकाल करके बाढ़ शरणालय पहुँचाया जा रहा है। घाघरा नदी में पानी बढ़ने से गोंडा के 15 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे शादी वाले घरों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि गोंडा में शनिवार को बारात जब दुल्हन के साथ विदा होकर लौटी तो नाव का सहारा लेना पड़ गया। दरअसल विदाई कार में हुई थी, जहां तक सड़क थी कार आई, और जब सड़क खत्म हो गई तो दूल्हा दुल्हन और तमाम बारातियों को नाव का सहारा लेना पड़ा। हमारे गांव में ये पहले से तिथि निर्धारित थी, 11 जुलाई शादी होनी थी, और जो पहली बार ऐसा हुआ है कि बाढ़ जो है जल्दी आ गई। नेपाल के पानी छोड़े जाने से इतनी भयंकर बाढ़ आ गई और तिथि भी नजदीक आ गई, इसलिए उस शादी को टाला नहीं जा सकता। जब इधर से बारात जानी थी तो दूल्हा भी नाव से ही गया, और वापसी में दुल्हन बगल के नाव में जा रही है, और कोई व्यवस्था यहाँ संभव नहीं थी। दरअसल बारात जाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों से 8 नावों की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन सिर्फ 3 नाव ही उपलब्ध करा पाया। बाद में ग्रामीणों ने खुद से ही 3 नाव की व्यवस्था की, और बड़ी मुश्किल के बाद बारात विदा हुई। सिद्धार्थनगर जिले से बहने वाली 5 में से 2 नदियां, राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से 250 गांव के करीब गांव और 1 लाख की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। न सड़क को और है न छोर, घर पानी के बीच किसी हाउस बोट की तरह लग रहे हैं। आपको दिखा दें कि नेपाल से बहने वाली दो नदियां, बूढ़ी राप्ती और राप्ती, जिस तरीके से पानी बढ़ी हुई है उस तरीके से पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। ताबू की तरह पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। लोगों में दहशत का माहौल भी है, और यहाँ पे स्टीमर की व्यवस्था कर दी गई है। इस वक्त यूपी का 1/4 हिस्सा बाढ़ से त्रस्त है। इस मुश्किल वक्त में प्रशासन रस्म अदाई में जुटा है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां मदद तक नहीं पहुंच रही है। यूपी का 1/4 हिस्सा इस वक्त बाढ़ की कैद में है। नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है। 18 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ का कहर झेल रही है। कई जगह हालात इस कदर खराब हो चले हैं जहां न रहने के लिए जगह है, न खाने की कोई व्यवस्था, पीने का पानी तक साफ नहीं है। कुछ है तो सिर्फ विनाश की निशानी। बहुत दिक्कत हो रही है सर। जैसे पानी भर गया, घर में पानी आ गया, बनाने खाने में दिक्कत, फसल के नुकसान हो गए। यहाँ बंदे पे हम लोग अपना भैंस गोरू बांध के बैठे हुए हैं।
देश का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। इस मुसीबत का नाम है बाढ़, जिसकी चपेट में आकर 800 से ज्यादा गांव जल समाधि ले चुके हैं। हजारों लोग अपना आशियाना खो चुके हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा, गोरखपुर में राप्ती, सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती, शाहजहांपुर में गर्रा और गोंडा में क्वानो नदी अपनी सरहदें पार कर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रदेश में बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे जिलों की गिनती बढ़कर 16 पर पहुंच गई है, जिसकी 18 लाख से ज्यादा आबादी बीते 24 घंटे से बाढ़ का तांडव देख रही है। जिन 16 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, उनमें लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद और आजमगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे से इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, लेकिन सवाल उस नुकसान का है जिसने नदी किनारे रहने वाली इलाकों की आबादी को कई साल पीछे कर दिया है, जिनकी फसल, पशु, अनाज सब पानी में बह चुका है। यहाँ तक कि अब उनके पास सर ढकने का ठिकाना तक नहीं बचा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1,91,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बाढ़ और बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 756 शरणालय और 1122 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। वहीं बाढ़ की चपेट में आकर बीते 24 घंटों में 54 लोगों की जान चली गई है। सैलाब के चक्रव्यूह ने इंसानों को किस कदर बंधक बनाया, इसकी बानगी है शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर, जहां बाढ़ का पानी जब अस्पताल में पहुंचा तो व्यवस्था वेंटिलेटर पर लेट गई। रात भर मेडिकल कॉलेज की बिजली ठप रही, न कोई इलाज हुआ, न कोई डॉक्टर आया। अस्पताल में पानी भरने की बात जब शासन प्रशासन तक पहुंची तो डीएम और एसपी निरीक्षण करने पहुंचे और मरीजों को वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने का आदेश देकर चले गए। जैसे तैसे जुगाड़ करके मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 10 नावें फर्रुखाबाद से मंगा हम लोग निकाल रहे हैं, कहीं कोई जनहानि नहीं है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। आलम यह है कि बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। शहर की कई कॉलोनीज में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। हम लोग पूरा राशन पानी, कच्चा खाना, पक्का खाना सब एक्स्ट्रा बनवा के दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, हम लोग स्थिति कंट्रोल कर रहे हैं जितना बेहतर हो सकता है। पीलीभीत में दर्जनों गांव देवा नदी की चपेट में हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पीलीभीत के भड़रिया गांव की सरकारी गौशाला तालाब में तब्दील हो गई है। इस गौशाला में 30 गायों की देखभाल की जाती है, लेकिन अब हर ओर सिर्फ पानी ही पानी है। गायों को रेस्क्यू करके सड़क पर बांध दिया गया है। पीलीभीत में देवा नदी का कहर लगातार जारी है और जिसकी चपेट में सैकड़ों गांव आ गए हैं और बीसलपुर इलाके में हमारी मौजूदगी है और जहां पर जो भड़रिया गांव है जिसमें सरकारी गौशाला चलती है, वहां पर भी पानी भर गया है और जो गायें हैं उन्हें रेस्क्यू करके यहां पर सड़क के किनारे बांध दिया गया है। आप यहां पर देख पाएंगे जो तकरीबन 30 के आसपास जो गायें हैं वो यहां पर आपको बंधी हुई नजर आएंगी और जिनका चारा भी यहाँ पर आपको साफ तौर से नजर आएगा। गांव का मदद से 7 लोग लाए तो उन्होंने ले जाके फिर हम भी उसमें अंदर घुसे तैरते हुए, तो गाय यहाँ लाए, फिर स्कूल बांधी हमने, जूनियर कंप्यूटर विद्यालय भड़रिया, वहाँ भी पानी आ गया। उसके बाद रोड पर लाए। यहाँ पीलीभीत में हालात इस कदर खराब हैं कि 1 हफ्ते से रोड बंद है। लोगों को न राशन मिल पा रहा है, न पीने का साफ पानी। खाना पीना एक दिन तो खाया नहीं था कुछ, दूसरे दिन फिर ट्रैक्टर से ट्राली से बड़ी विषय से लाया गया तो यहाँ पे दिया गया ट्रैक्टर ट्राली से। मैंने यहाँ पे ले लिया था गेट पे बाहर आके। बिल्कुल परेशान हो रहे हैं सर, किसी को अंदर नहीं लिया गया, पानी चक्कर में कोई गया ही नहीं अंदर। प्रशासन की ओर से कोई मदद, कोई सहायता की गई? कोई सहायता नहीं की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर भी बाढ़ का कहर झेल रहा है। राप्ती नदी ने इस कदर तांडव मचाया है कि गांव टापू बनकर रह गए हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि राप्ती का कटान और उफान दोनों जारी हैं। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।
ये इसी के साइड इफेक्ट हैं कि ना कहीं सड़क दिख रही है ना सूखी जमीन। अगर दिख रहा है तो सिर्फ पानी, और इसी पानी के बीच नाव पर सवार होकर ये बारात जा रही है। दूल्हे राजा सोई हुई व्यवस्था को मन ही मन कोस रहे हैं, क्योंकि समय रहते अगर कुछ काम किया होता तो इस तरह बारात लेकर न जानी पड़ती, क्योंकि इस बारात में जान का रिस्क भी बड़ा है। हर साल बाढ़ में नाव पलटने की खबर आती है, हालांकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। बाढ़ बारिश के बीच सबसे त्रासदी भरी तस्वीर लखीमपुर खीरी से आई है, जहां बाढ़ के चलते समय पर अस्पताल न पहुंच पाने से एक लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद 2 भाइयों को अपनी बहन का शव लेकर 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों भाई बारी बारी से बहन को कंधा दे रहे हैं, पीछे मां बिलख बिलख कर रो रही है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पटी पड़ी हैं, जो सोए हुए सिस्टम और बदतर हो चली व्यवस्था को आईना दिखाती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एक्सपायर हो गए भैया। कैसे इलाज के भाव में? इलाज और यातायात के कारण। यातायात के कारण? अगर रोड खुला होती तो हम लेकर बेहतर लोगों को दिखा सकते थे, बेहतर डॉक्टरों को दिखा सकते थे। 2 दिन से बहुत दिक्कत मालूम हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया रहता था, तो कुछ बेहतर बोला कि ठीक हो जाएगी, ऑक्सीजन रुकती नहीं थी। आपको बता दें कि ये घटना लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना के गांव आलनगंज महाराजनगर की है। गांव में रहने वाली 15 साल की शिवानी को टाइफाइड हुआ था। इलाज के लिए उसे पालिया कस्बे के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने को कहा, लेकिन बाढ़ की वजह से पालिया से बाहर जाने के रास्ते बंद हो गए और समय पर इलाज न होने के चलते शिवानी की जान चली गई। ये हाल करीब करीब उन तमाम परिवारों का है जिन्होंने इस काल रूपी बाढ़ में अपनों को खोया है, क्योंकि बीते 24 घंटों में यूपी के अंदर 54 लोगों की मौत बाढ़ से या बिजली गिरने से हुई है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्यों हर बार सारे दावे समय पर धरे रह जाते हैं, क्यों वक्त रहते इंतजाम नहीं होते, क्योंकि ये बाढ़ न पहली है न आखिरी, ये हर साल आती है और न जाने कितनों की जिंदगी तबाह करके जाती है। ये हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड का भी है। जो बारिश पहाड़ वालों को सुकून देती थी, अब उसके नाम से दहशत होने लगी है। देवभूमि में सिर्फ बादल नहीं, पहाड़ भी बरस रहे हैं। लैंडस्लाइड से ज्यादातर सड़कों की हालत खराब है। उधर आर्थिक राजधानी की तबीयत भी ठीक नहीं है। ज्यादा डर हल्द्वानी में आधी रात को कीचड़ वाली इस बाढ़ के बाद बैठा हुआ है। नाले को देख लोगों के रोंगटे उस वक्त खड़े हो जाते हैं जब नाले का पानी लोगों के घर में घुसकर बहने लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मानो पहाड़ पर कहीं बादल फट गया हो। उत्तराखंड के लोगों को बारिश के नाम से डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बादल नहीं बरस रहे हैं, पहाड़ भी बरस रहे हैं। लैंडस्लाइड से आधी से ज्यादा सड़कें या तो क्षतिग्रस्त हैं या फिर ठप पड़ गई हैं। मेरे घर के आगे से गधेरा सिर्फ 10 मिनट की बारिश में वो उफानों पर गधेरा था। ये गधेरे ने कोराम काट रखा। तो हम दरवाजा खोल के आराम से चारपाई डाल के सो ही रहते। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं जब नींद आई है अभी, तो फिर लोगों के चीखने की आवाज आने लग गई। वहां से भागा दौड़ी मच गई। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी आज तक इतना पानी नहीं देखा, पिछले साल भी नहीं था मैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड के चलते बंद पड़ा है। 4 धाम यात्रा भी रुकी हुई है। नदी हो या नाले सब उफान पर हैं। राजस्थान के टोंक में संथली नाले उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आधा दर्जन गांव संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गए हैं। बारिश से आर्थिक राजधानी मुंबई की दिशा और दशा बिगड़ी हुई है। हर मुंबई वासी बारिश और जाम का डबल अटैक झेल रहा है। उधर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में सुबह हुई कुछ मिनटों की बारिश से ही हालात खराब हो गए। जो मिंटो ब्रिज हर बारिश में डूबता रहा है, वहां लंबा जाम लग गया। देश का ज्यादातर हिस्सा इस वक्त बाढ़ और बारिश से पीड़ित है, लेकिन सोचिए ये हाल तब है जब अनुमान से 2% कम बारिश हुई है। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो हालात इससे भी भयावह हो सकते थे। आसमानी आपातकाल से बिहार भी जूझ रहा है, जहां पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के इलाकों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। कोसी सबसे ज्यादा तांडव मचा रही है।
बिहार की इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार नेपाल का वो पानी है जो हर साल आता है और भयंकर तबाही मचाकर जाता है। ये नेपाल की त्रिशूली नदी है जो शुक्रवार को उस वक्त काल बन गई जब यात्रियों से भरी 2 बस हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड के बाद नदी में गिर गईं। दोनों बसों में 63 यात्री सवार थे। इस हादसे में 7 भारतीय और एक चालक की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में लगातार आपात प्रबंधन की टीम जुटी हुई है। दरअसल नेपाल के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और अब नेपाल से छोड़े गए पानी की मार बिहार झेल रहा है। शुक्रवार को ही गंडक बैराज से 3.36 लाख क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया, जिससे बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के इलाकों में नदियों का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। दरअसल बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा हुआ है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समेत कई नदियां नेपाल की ओर से बहकर बिहार में आती हैं। ऐसे में नेपाल को छींक भी आती है तो बिहार की नदियों को जुकाम होने लगता है। अकेले नेपाल की 7 नदियों का पानी कोसी में मिलता है, जो बिहार में हर साल सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। इसीलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि बिहार तब तक बाढ़ की मार झेलता रहेगा जब तक कोसी नदी पर कोई हाई डैम नहीं बन जाता। इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आज तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। इसकी एक वजह नेपाल के लोगों का विरोध है, जिन्हें लगता है कि कोसी नदी पर कोई हाई डैम बना तो पर्यावरण पर बुरा असर होगा और साथ ही नेपाल का बहुत बड़ा भूभाग डूब जाएगा। वहीं बिहार में बाढ़ का एक बड़ा कारण पानी की निकासी न होना है। कोसी नदी पहले कई अलग अलग धाराओं में बहती थी, लेकिन इसे तटबंधों से बांधने की कोशिश की गई। मिट्टी से बने बांध आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन इनसे निकलने वाला पानी और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पहले पानी आसानी से निकल जाता था, लेकिन बांध के कारण ये और प्रलयनकारी हो जाता है। ये उस बर्बादी की वो कीमत है जिसे हर साल बिहार चुकाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।